आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 8, चैप्टर हमारा चल रहा है 3। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था एग्रीमेंट विद माइनर। बेसिकली जो हमारा सेक्शन चल रहा है वो ये चल रहा है कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी इसको कहते हैं। उसमें हमने सीखा कि 3 तरह की पार्टीज के साथ एग्रीमेंट करें तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, बाकी सब ठीक है। 3 तरह की पार्टीज कौन सी है? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड वाला। कल हमने एनालाइज किया था कि अगर हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसके क्या डिफरेंट सिचुएशन में लीगल इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एग्रीमेंट विद माइनर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें जी। इंसॉल्वेंसी, देखिए इंसॉल्वेंसी इसे बैंकरप्सी भी कहा जाता है। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होने का मतलब कोई पर्सन दिवालिया हो गया। जब कोई पर्सन बैंकरप्ट होता है ना तो इसका मतलब क्या, वो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा, उसके एसेट्स कम हैं, उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं, तो कोर्ट ऑर्डर देता है उसको कि भाईजान आपने जो हाथ पैर मारने थे, जो काम करना था कर दिया, अब आप सुकून से घर बैठ जाएं। अब आपकी जगह पे हम एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। वो क्या करेगा, आपके सारे एसेट्स बेच के जितने भी पैसे आते हैं आपके क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, आपकी लायबिलिटीज को पे करेगा, जितनी भी लायबिलिटीज पे होती है। लेकिन अगर आपके हाथ में मजीद ये बिजनेस दिया ना तो आप इसको मजीद और डुबोएंगे। तो इंसॉल्वेंट पर्सन घर में बैठ जाता है, अब वो फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर सकता, अब वो फर्दर अपने एसेट्स की सेल परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट है। उसकी जगह पे कौन फिर सेल परचेज करता है या जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं? लिक्विडेटर। शाबाश, क्लियर हो गया ये इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट। चलिए और कोई क्वेश्चन जी। माइनर और माइनर सिर्फ इन दो का एग्रीमेंट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे डिस्कस नहीं हुआ इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। तो मेरा हाल है ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वॉइड है, इसके कोई अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। एग्रीमेंट बाय गार्डियन, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई पेरेंट या गार्डियन की एग्जांपल जिनमें रखनी है, लॉ ने डिस्क्राइब करते हुए दोनों को हालांकि कवर किया। गार्डियन अगर पेरेंट के बिहाफ पे एग्रीमेंट करे, गार्डियन अगर माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट करे, उसका स्टेटस क्या होगा। मैं इसके साथ ही मिला के ना दूसरा कंसेप्ट भी बता रहा हूं कि अगर कोई माइनर पेरेंट के बिहाफ पे एग्रीमेंट करे तो क्या होगा। दोनों चीजें कवर कर रहा हूं। लॉ नॉर्मली हर पर्सन को अलग ट्रीट करता है, गार्डियन अलग या पेरेंट्स अलग है और जो उनका चाइल्ड बच्चे हैं वो अलग है। ठीक है, जनरल रूल है कि कोई एक बंदा दूसरे के एग्रीमेंट्स के लिए पाबंद नहीं है, ये जनरल रूल है। लेकिन यहां पे डिस्कशन करते हुए लॉ ने ये कहा अगर कोई पेरेंट या गार्डियन माइनर के बिहाफ पे और उसकी बेहतरी के लिए, उसके बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट करे, उसको माइनर के अगेंस्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है। यानी वो समझा जाएगा कि माइनर नहीं किया है। अगर कोई नॉर्मली रूल अलग है कि माइनर अलग, पेरेंट अलग, लेकिन अगर कोई पेरेंट या गार्डियन माइनर के बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट करता है, उस एग्रीमेंट को माइनर के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गार्डियन के पास प्रॉपर्टी आई, उसने रेंट एग्रीमेंट कर दिया कि रेंट आता रहेगा, इसका खर्चा चलता रहेगा, प्रॉपर्टी भी महफूज रहेगी। ठीक है, तो क्या ये रेंट एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। और इसी तरह दूसरी, ये तो हुआ ना कि गार्डियन या पेरेंट माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करे। अब दूसरी एक्सेप्शन, अगर माइनर कोई एक्ट करे, जनरल रूल किया, कोई एग्रीमेंट किया, पेरेंट लायबल है नहीं, लेकिन एक केस में लायबल, अगर वो एज एजेंट एग्रीमेंट करे। अगर माइनर एज एजेंट एग्रीमेंट किया तो याद रखें उस सूरत में पेरेंट्स लायबल होंगे, वरना नहीं। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल पेरेंट्स का एग्रीमेंट गार्डियन का अलग, वो उनका अपना खुद लायबल है। माइनर का एग्रीमेंट लेता वो उसके लिए खुद लायबल है, कोई दूसरी पार्टी दूसरे के लिए लायबल नहीं। लेकिन दोनों की एक एक एक्सेप्शन बता दी। गार्डियन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट करे, उसमें माइनर लायबल है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है उसको। और इसी तरह माइनर अगर पेरेंट्स के बिहाफ पे एज एजेंट एग्रीमेंट करे तो वो पेरेंट्स को इन्फोर्स करवाया जा सकता है, नॉर्मली नहीं। अगर किसी माइनर के पास खाने पीने को कुछ नहीं है और वो किसी से उधार पैसे लेता है या खाने पीने की चीजें लेता है, क्या उसके पेरेंट्स लायबल हैं? शाबाश, ये बताया था पेरेंट्स लायबल नहीं है। तो वो बंदा किससे, वो हिमसेल्फ और उसकी भी प्रॉपर्टी अगर कोई है फिर लायबल है। अगर उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं है तो फिर वो खुद भी लायबल नहीं है, खुद भी लायबल। क्या कोर्ट के पास जाके उसे इंसॉल्वेंट करार दिलवाया जा सकता है? इसे इंसॉल्वेंट है। शाबाश, कंसेप्ट याद है ना कल? क्लियर हो गया मेरे भाई? जो क्वेश्चन पूछा था तसल्ली है? और कोई क्वेश्चन नहीं? इधर किसी ने पूछा, जिसने पूछा था जी। क्वेश्चन है, हाँ वो भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन अभी आज डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, वो पूरे सेक्शन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, 4, 5
तीनों के क्वेश्चन इंशाल्लाह आज लेक्चर एंड में डिस्कस करेंगे। जी, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स भूल जाए लिखा हुआ ये। असल में इक्का दुक्का लाइंस ऐसी होती हैं जो किसी फ्यूचर के कंसेप्ट से रिलेट कर रही होती हैं। ये फ्यूचर में जब आप कोसाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तब उधर जाके मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो आपने चैप्टर 3 में ये केस पढ़ा था ना कंसेप्ट, ये वही है, तो वहां लिंक होगा। ठीक है, अभी यहां पे अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन ये भी थी कि इस लाइन को बिल्कुल उड़ा देता, लेकिन असल में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, हाँ लिंक बन जाएगा, इसलिए लिखे हुए विद द, हाँ देखिए पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में एक रूल होता है, किसी भी पार्टनर को अगर आपने ऐड करना है या लेस करना है ना, उसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट की जरूरत होती है। पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि अगर फर्ज कीजिए 10 पार्टनर हैं और कोई फैसले करने हैं, कैसे होंगे, सारे पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है या कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की? तो उसमें वो कहता है जो तो रूटीन नेचर के मामलात होंगे ना, उनके लिए मेजोरिटी ऑफ पार्टनर की रजामंदी जरूरी है, उसकी बेस पे फैसला होगा। लेकिन जो ऐसे बहुत अहम फैसले होंगे, जैसे किस पार्टनरशिप में खुद बताया, पार्टनरशिप में किसी को ऐड करना या किसी को निकालना, क्या ये छोटा मोटा फैसला है? पार्टनरशिप के नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना, ठीक है, तो इसके लिए फिर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स नहीं बल्कि ऑल पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है, फिर वो फैसला होगा। तो ये आपने माइनर के साथ कंसेप्ट पढ़ा कि माइनर को जब एडमिट करना है तो ऑल पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, ये लिखा हुआ है वैसे, हाँ ऑल पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। तो इस जब पार्टनरशिप वाले टॉपिक में जाएंगे ना, उसमें 2-3 और भी चीजें आएंगी जिसके साथ ये लिखा होगा कि दिस कैन बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, दिस कैन बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। आई कैप एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और शायद उसने कहा पूछा भी है कि बताइए ये वाला काम करना है, ये मेजोरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट से होगा कि ऑल पार्टनर की कंसेंट से होगा? ये वहां पे सीखेंगे कि कौन से वाला हमने काम मेजोरिटी या ऑल पार्टनर की कंसेंट से करना है। देखिए इसके बारे में फर्दर डिस्कशन के जब माइनर पार्टनरशिप में एडमिट होगा तो उसमें फर्दर प्रोविजनिंग क्या होगी, रूल्स क्या होंगे, ये हम पार्टनरशिप वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जितना कुछ उसने कंसेप्ट डिस्कस किया है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उतना अंडरस्टैंड करने काफी है, वरना फिर वो कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलता जाएगा, तो वो हम इस चैप्टर में पार्टनरशिप वाले कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। जी हाँ जी, देखिए माइनर, क्या कोई माइनर एजेंट हो सकता है? एजेंट तो सिंपल हो सकता है ना, और उस पर सिंपल रूल लगेगा। नॉर्मल केसेस में भी एजेंट जो भी एग्रीमेंट करता है, चूंकि वो एक दूसरी पार्टी प्रिंसिपल के भी हाथ पे एग्रीमेंट कर रहा होता है, तो उसके एग्रीमेंट का प्रिंसिपल लायबल होगा। और इसी तरह माइनर भी अगर एजेंट अपॉइंट किया जा सकता कर ले, लेकिन उसके एग्रीमेंट्स के लिए कौन लायबल है? प्रिंसिपल। हाँ, क्या माइनर को एज प्रिंसिपल एक्ट कर सकता है? माइनर प्रिंसिपल हो सकता है? लॉ कहता है कि हो नहीं सकता। अच्छा, जब लॉ ये कहता है ना कि एक चीज नहीं हो सकती, एक एडिशनल कंसर्न बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह लॉ उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर आप वो काम कर लें तो उसके इंप्लीकेशन, जैसे एक क्लास में मैंने बताया कि माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट ने कहा क्यों नहीं सर, एग्रीमेंट करें, उसके ऊपर साइन करवा ले, वो प्रिंसिपल बन जाएगा, ये कोई इम्पॉसिबल चीज थोड़ी है। तो मैंने कहा नहीं, लॉ जब कहता है ना कि ये काम नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? लॉ उसकी इजाजत नहीं देता, ठीक है, तो लॉ इजाजत नहीं देता कि एक माइनर प्रिंसिपल बने। लेकिन अगर माइनर प्रिंसिपल बनता है तो उस सूरत में जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे उनके लिए एजेंट लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर को सिक्योरिटी इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है इनका। ये इस बात समझ आई? ठीक है, माइनर एजेंट के तौर पे पॉइंट हो सकता है, वो सिंपल रूल लगेगा जो बाकी दुनिया का रूल है, लेकिन अगर माइनर प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट करता है तो फिर उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, लायबिलिटी किसकी होगी? एजेंट की। हालांकि नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रिंसिपल कोई एग्रीमेंट करता है एजेंट के थ्रू, तो उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल पे होती है, एजेंट पे नहीं। माइनर के केस में चूंकि माइनर को प्रोटेक्शन है, तो लायबिलिटी किस पे मूव हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी एजेंट पे। जी, क्या गार्डियन अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है माइनर को अपने पैसों से, एक तो होता है ना माइनर के पास पैसे हों, माइनर के पास पैसे हों और उसकी प्रॉपर्टी में से खर्चा चलाया जाए, वो तो एक अलग चीज है ना। अपने पैसों से अगर गार्डियन खर्च करके माइनर के ऊपर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, क्या वो उससे रिकवर करवा सकता है पैसे? तो जब यस रिकवर करवा सकता है, लेकिन
रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकता है, और वो भी उस सूरत में प्रॉपर्टी अगर होगी उसके पास तो। हाँ, हो सकता है समटाइम होता है कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए कि चले ये इसकी बच्चे की प्रॉपर्टी बनी हुई है, ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, उसको सेल ना किया जाए। या बाज़ औक़ात बंदा कहता है यार हजारों के खर्चे के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी क्या बेचनी। समटाइम नेचर ऐसी होती है कि पार्शियली आप सेल नहीं कर सकते, तो उस सूरत में याद रखें लॉ कहता है बिल्कुल रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन रीजनेबल प्राइस ध्यान में रखिएगा। केस स्टडी में ये कंसेप्ट यूज होगा रीजनेबल प्राइस वाला। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? एग्रीमेंट विद माइनर क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं हम, आज हमने दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के साथ अगर एग्रीमेंट करें तो क्या होगा, और एग्रीमेंट विद पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जो लोग डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होंगे इनके साथ एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अच्छा पहले तो ये समझ लीजिए अनसाउंड माइंड किसको कहते हैं, जिसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, ठीक है, ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। लॉ इसको डिफाइन करते हुए कहता है हम उस बंदे को अनसाउंड माइंड कहते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को अंडरस्टैंड ना कर सके और ये जज ना कर सके कि इसमें जो टर्म्स लिखी गई हैं वो मेरे फायदे में है कि मेरे नुकसान में है। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को अंडरस्टैंड ना कर सके, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। इसकी 3 एग्जाम्पल देता है, डेफिनेशन इतनी अहम नहीं है, 3 एग्जाम्पल्स देता है, ये एग्जाम्पल्स अहम है जो कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में आते हैं। एक वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो कि परमानेंटली अनसाउंड माइंड है, पर हमेशा बाय बर्थ, ठीक है, पागल। जैसे अक्सर शायद मोहल्ले में आप देखते हो 1-2 लोग होते हैं, बचपन से आप उनको देखते आते हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अक्सर उनको पागलखाने में भी दाखिल कर देते हैं। बाज़ का कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं नहीं उनको दाखिल करते, वो है, उन्हें ला नाम देते हैं स्पेसिफिक पर्सन, परमानेंटली अनसाउंड माइंड फ्रॉम बर्थ, जो कभी भी होशो हवास में नहीं आता। दूसरी एग्जांपल है ऐसे लोग जो नॉर्मली साउंड हैं कभी कभी अनसाउंड, नॉर्मली साउंड कभी कभी अनसाउंड। और तीसरी कैटेगरी है जो नॉर्मली अनसाउंड कभी कभी साउंड, ठीक है। पहली बार ये एग्जांपल क्लियर हो गए? अच्छा, इसके बाद मैं आपको यूजुअली अनसाउंड वाली एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं। यह है परमानेंटली अनसाउंड, कुछ होते हैं यूजुअली अनसाउंड, नॉर्मल हालात में वो अनसाउंड है बंदा, कभी कभी अपने होशो हवास में आता है। ये इसकी एग्जांपल समझिए ऐसे लोग जिनका इलाज, जो कि पागलखाने में दाखिल है और उनका इलाज चल रहा है, ठीक है, ऐसे लोग जिनका इलाज चल रहा हो, नॉर्मली वो अपने होशो हवास में नहीं होते, लेकिन कभी कभी इलाज के दौरान इंटरवल में कुछ इंटरवल्स आते हैं जिन्हें वो कुछ चीजें अपनी याद आना शुरू हो जाती है या वो समझना शुरू कर देते हैं कुछ चीजों को इंटरवल में। इलाज के दौरान इस तरह होता है जैसे कोई पेशेंट अगर एडमिट हो हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा ऊंच नीच आती रहती है, कभी तबीयत संभल जाती है, कभी खराब हो जाती है, इंटरवल चलते रहते हैं। उसी तरह पागलखाने में अगर किसी को इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है तो उस पर इंटरवल्स आते रहते हैं। नॉर्मली वो अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड है इसीलिए तो दाखिल करवाया वैसे, लेकिन इलाज के दौरान में कभी कभी वो ठीक है अजाइलम वगैरह में एडमिट करवाते हैं, कभी वो होशवास में आ भी जाता है। ऐसे पर्सन को लाने नाम दिया है लुनेटिक, जो अक्सर अनसाउंड माइंड का और कभी कभी साउंड माइंड का। तीसरी एग्जांपल, जो अक्सर साउंड माइंड है कभी कभी अनसाउंड माइंड, ये मैं और आप हमारी एग्जांपल कर रहा है। हम अक्सर साउंड माइंड के होते हैं, कभी कभार पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जैसे फर्ज कीजिए मुझे एक दफा डेंगू हुआ था और मुझे नहीं पता कि मैं घर वाले बताते हैं कि तुमने ये काम किया था या ये कहा था, मुझे नहीं याद, ठीक है। बाज़ बीमारी की शिद्दत ऐसी होती है कि बंदे को अंदाजा नहीं होता कि वो क्या काम कर रहा है या उसके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। इसी तरह नशे की ज्यादती की वजह से, ठीक है, बाज़ ऐसा होता है नशे में जो इंसान होते हैं नशे की ज्यादती की वजह से, वो किसी भी किस्म का नशा हो सकता है, तो उसकी वजह से उन्हें होशो हवास नहीं रहता, ठीक है। वो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के अंदाजा नहीं कर सकते इसमें क्या लिखा हुआ है और उसका क्या इंपैक्ट होगा मेरे ऊपर। नॉर्मली हालांकि वो साउंड माइंड है, लेकिन जब नशा कर लें तो वो अनसाउंड माइंड। ये 3 एग्जांपल, आगे चलने से पहले तीनों एग्जांपल्स मुझे बताएं क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि आगे ये समझ आ गई अगली कहानी समझ आ जाएगी। एक वो पर्सन है जो परमानेंटली अनसाउंड माइंड, उसे लाने क्या नाम दिया स्पेसिफिक। एक वो जो नॉर्मली अनसाउंड माइंड
कभी कभी साउंड माइंड, लूनेटिक। और तीसरा वो जो कि नॉर्मली साउंड माइंड और कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है। ठीक है, किस वजह से? बीमारी की शिद्दत की वजह से या नशा वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से। बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं लीगल स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट। लॉ ने तीनों का स्टेटस अलग अलग बताया, तीनों का स्टेटस अलग अलग। अच्छा, अब तसल्ली से सुनिएगा। पहला, एग्रीमेंट विद स्पेसिफिक पर्सन, इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, स्टेटस एग्जैक्टली वही जो एग्रीमेंट विद माइनर का है। माइनर भी तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता, समझ सकता, वाइड नहीं, वाइड अगेंस्ट हिम, वाइड अगेंस्ट हिम। लॉ कहता है स्पेसिफिक पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेम पोजीशन होगी जैसे माइनर की है, यानी ये वाइड अगेंस्ट हिम होगा, लेकिन वो उसमें अगर बेनिफिट्स ड्राइव करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक, जाहिर है उसके बिहाफ पे कोई दूसरे लोग उसको इन्फोर्स करवा रहे होंगे। हाँ, अहम चीज, अगर कोई नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करता है इस पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इसको या इसके डिपेंडेंट को, इसको, इसके डिपेंडेंट कौन होंगे? इसके बीवी बच्चे, इनको नेसेसिटीज ऑफ गुड सप्लाई करता है, क्या उस पर्सन को रिकवरी मिल सकती है? कहां से रिकवरी मिलेगी? प्रॉपर्टी और रीजनेबल प्राइस। फर्ज कीजिए एक दोस्त था, वो पागल हो गया, उसको पागल में दाखिल करवा दिया गया। दूसरा दोस्त था, उसने उसका इलाज करवाया। अब वो पागल खुद तो अपना इलाज नहीं करवा सकता ना, दूसरा दोस्त उसने उसका इलाज करवाया और घर में उसके बीवी बच्चों के खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। अब जब वो बंदा ठीक हो जाए, क्या ये दोस्त उससे पैसे रिकवर करवा सकता है? वो करवा सकता है, बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखिए, अगर ये जो बंदा जो अनसाउंड माइंड का हुआ था, ये कहे बाद में कि मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था मेरे ऊपर पैसे खर्च करो, मैंने थोड़ी कहा था, तो लॉ क्या कहेगा? लॉ कहेगा नहीं, उस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं थे। ठीक है, इसीलिए पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं, लेकिन रीजनेबल और उसकी प्रॉपर्टी में। अच्छा, ये क्लियर हो गया, एग्रीमेंट विद स्पेसिफिक पर्सन। चलिए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये कंसेप्ट वही है जो हमने माइनर वाला पढ़ा था। आगे चलते हैं। दूसरा, वो पर्सन जो कि यूजुअली अनसाउंड है और कभी कभार होशो हवास में आ जाता है, ठीक, जिसे लूनेटी का नाम दिया था, इसके साथ एग्रीमेंट करें तो क्या स्टेटस होगा? गौर से सुनिएगा। अगर एग्रीमेंट उस वक्त हुआ है जिस वक्त वो साउंड माइंड का था, तो एग्रीमेंट वैलिड। और अगर एग्रीमेंट इसके साथ उस वक्त हुआ था जब वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था, एग्रीमेंट वॉइड। पहले बताइए, यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अगला सवाल जहन में ये आता है, ये कैसे पता चलेगा कि जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ था वो साउंड माइंड का था कि अनसाउंड माइंड का था? लॉ, हाँ, लॉ यहां पे कहता है ये चूंकि नॉर्मली अनसाउंड माइंड का है, हम एज्यूम ये करेंगे कि ये जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ अनसाउंड माइंड का था। एज्यूम, ये बेसिक अजम्पशन ये होगी, क्योंकि लॉ को तो नहीं पता ना कि जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त स्टेटस क्या। लॉ कहता है मेरी बेसिक अजम्पशन ये होगी कि ये अनसाउंड माइंड है। ठीक है, लेकिन जो बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाह रहा है, जो बंदा इसको वैलिड करवाना चाह रहा है, वो उसको साबित करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि वो साबित करे कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये साउंड माइंड का था। साउंड माइंड को प्रूव करना पड़ेगा किसे? जो इन्फोर्स करना। अच्छा, लॉ में ना एक अहम कंसेप्ट होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। फर्ज कीजिए एक बंदे ने, एक फॉर एग्जाम्पल सहाफी है कोई, उसे किसी सियासतदान के ऊपर इल्जाम लगाया, इसने करप्शन किया, इसने करप्शन। अब लॉ यहां पे ना दो तरह का है। कुछ सेक्शन में लॉ ये कहता है इल्जाम लगाने वाला साबित करेगा कि करप्शन हुई है, इल्जाम लगाने वाला साबित करेगा कि करप्शन हुई है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? सहाफी के ऊपर है। कुछ केसेस में लॉ ये कहता है सियासतदान साबित करेगा कि करप्शन नहीं हुई, सियासतदान साबित करेगा कि करप्शन, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? के ऊपर। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ केस टू केस वेरी करता है। केस के लिहाज से बताया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी के ऊपर है, ए के ऊपर के बी के ऊपर। हम आगे चल के कंसेप्ट स्टडी करेंगे फ्री कंसेंट वाला, फ्री कंसेंट वाला। उसमें एक अहम पॉइंट ये होगा कि ए और बी के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, बी ने कोर्ट को जाके कहा कि सर इसमें फ्री कंसेंट नहीं थी मेरी, इसको कैंसिल करें। तो
किसने साबित कर, क्या ए ने साबित करना है कि फ्री कंसेंट थी या बी ने साबित करना है कि फ्री कंसेंट नहीं थी? बर्डन ऑफ प्रूफ, मैं सिर्फ कंसेप्ट डिसीजन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं कि सम टाइम कुछ केसेस में लॉ ने ये डिसीजन करना होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ कभी पार्टी ए पर होता है और कभी पार्टी बी पर होता है। यहां पे देखें, वो पर्सन नॉर्मली अनसाउंड माइंड का था, उसके साथ आप जज है, आपके सामने एक एग्रीमेंट आया और आपको पता चला कि उस बंदे के साथ है जो नॉर्मली पागल रहता है। आप बेनिफिट किसको देंगे, किस साइड? आपकी बेसिक प्रिजम्पशन क्या होगी? यार ये पागल, ये तो नॉर्मली पागल ही रहता है, तो लगता है ये पागलपन में ही इसे एग्रीमेंट करवा लिया गया। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? क्या आप उस पर्सन से कहेंगे जो एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाना चाह रहा है कि साबित करो, या उस पागल से कहेंगे कि भाई तुम साबित करो कि जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ तुम पागल थे? पागल चाहेगा ना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर लूं और दूसरी पार्टी चाहेगी मैं इन्फोर्स कर लूं। आप प्रूफ किससे मांगेंगे? पागल से मांगेंगे कि पागलपन का सबूत दो, कि उस दूसरी पार्टी से मांगेंगे कि इसके सही होने का सबूत दो? दूसरी पार्टी। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे है, क्योंकि बेसिक प्रिजम्पशन लॉ की क्या होगी कि नॉर्मली अनसाउंड रहता है तो ये उस वक्त भी अनसाउंड ही होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसने लाके देना है? जो इसको इन्फोर्स करवाना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। ये बात समझ आई? इसी कंसेप्ट को रिपीट करते हैं दूसरी एग्जांपल के साथ। दूसरी एग्जांपल के साथ ये है एग्रीमेंट ऐसे पर्सन के साथ जो नॉर्मली साउंड माइंड का है और कभी कभार अनसाउंड माइंड। मेरी और आपकी एग्जांपल, नॉर्मली साउंड माइंड, कभी कभार ऐसा होता है होशोवास में नहीं रहता इंसान। इसके साथ अगर एग्रीमेंट हुआ है तो बेसिक रूल फिर वही, अगर जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ है उस वक्त वो साउंड माइंड का था, वैलिड, और अगर उस वक्त अनसाउंड माइंड का था तो वॉइड। वॉइड नहीं, ये वॉइड। जिस वक्त साउंड है तो वैलिड, जिस वक्त अनसाउंड है तो उस वक्त वॉइड। ये यहां पे वॉइड आएगा, वॉइड, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप जज हैं, आपके सामने एग्रीमेंट आया है ए और बी के दरमियान और दोनों पार्टीज नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटीज करती रहती हैं। अब बी पार्टी एक पार्टी ये कह रही है सर जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त मैं अपने होशो हवास में नहीं था। अब बताइए बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो इन्फोर्स करवाना चाह रहा है उसके ऊपर, कि जो वाइड करना चाह रहा है उसके ऊपर? वाइड करना चाह रहा है उसके ऊपर, क्योंकि जज की बेसिक प्रिजम्पशन ये होगी कि नॉर्मली दोनों होशोवास में होते हैं तो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होशोवास में होंगे। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो उसको रिसेंड करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। हाउएवर पार्टी अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्ट विल प्रूव दिस, कि मैं एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड था। क्लियर हो गई यह बात? चलिए, ये सारे क्लियर? ओके। अच्छा, यहां पे ना मैं छोटी सी आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। एक सीजन की एपिसोड थी, वो मैं देख रहा था, वो इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर थी, उसके इसी सेक्शन के ऊपर। उसमें नाम हमको छोड़े, सिर्फ फैक्ट्स ना। उसमें कंपनी का सीईओ था, उसकी कंपनी डूब रही थी, उसको पैसों की जरूरत थी, लेकिन बैंक्स वगैरह ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया। तो वो क्या करता है, उसके पास एक आखिरी हरबा रह जाता है कि मैं जुआ खाने में जाऊं और वहां पे जुआ लगाऊं, शायद किस्मत साथ दे, मैं जीत जाऊं तो पैसे मेरे पास आए, कंपनी मेरी फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, वरना जा तो रही है, महीने बाद ना सही आज ही चली जाएगी मेरे हाथ से। वहां पे जाकर, अच्छा पाकिस्तान में याद रखिए वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वो इलीगल है, इजाजत नहीं है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में इसकी इजाजत है, आप वेजरिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं। वहां पे गया और वेजरिंग एग्रीमेंट, उसने जुआ लगाया, जुए में वो पैसे हार गया कंपनी। अगले दिन अपने वकील के पास गया और कहने लगा मैं तो हार चुका हूं कंपनी, अब तो मेरे आपके जितने भी एग्रीमेंट है खत्म। वकील ने कहा ठहर जाओ, अभी कोई रास्ता निकालते हैं। वकील ने कहा अच्छा जब तुम उधर गए तो तुमने क्या कुछ खाया पिया? उसने कहा यार वो जो पाकिस्तान में हराम और उधर भी हराम ही है, लेकिन मिल जाती है नशा वगैरह। उसने कहा जी वो बोतल थी, मैं उसने 7-8 गिलास पी गया। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा हमारे पास पॉइंट है। उसने इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए वकील ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अच्छा अब खुद मुझे और अपील क्या उसने दी, यानी कि रीजन क्या बताई कि जो मेरा क्लाइंट है ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ठीक है, क्योंकि उसने नशे की ज्यादती की वजह से होशोवास में नहीं था। मुझे ये बताइए रूल के मुताबिक जज, अच्छा दूसरा वो रेस्टोरेंट वाला भी आ गया, वो जो जीता था जुए को, वो भी आ गया और ये कंपनी का मालिक भी आ गया। मुझे ये बताइए बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था
कि ये नशे में है। नशे किसके ऊपर था जी? पहले बताइए केस कौन सा है, यूजली साउंड वाला या यूजली अनसाउंड वाला? यूजली साउंड वाला। लॉ नॉर्मली जज इस पे प्रिज्यूम क्या करता है कि वैलिड है। अब जो इसको वाइड करना चाह रहा था, वाइड कौन करना चाह रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को? कंपनी का मालिक। उसने साबित करना था कि इस वक्त मैं अनसाउंड माइंड में था, और उसने आगे लिखा। अच्छा, सबूत में उसने क्या दिया भला? उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी कैमरा की वीडियो थी उसके पास। उसने जज के सामने उसने देखा, सर ये देखें, बैठे बैठे इसने 1.5-2 घंटे में 6-7 गिलास के बाद कोई बंदा होश में रह सकता है? नहीं रह सकता। उस जज ने कहा बिल्कुल ठीक, ठीक है, वाइड कर दो। वैसे उस केस में कहानी से आगे चली थी। जो चलेगा वो भी सुनाया था। जो रेस्टोरेंट के मालिक का वकील था, उसने इस कंपनी के मालिक के ऑफिस की सीसीटीवी निकलवाई वीडियो। उसने कहा सर ये देखिए, इनकी एक ऑफिशियल मीटिंग हो रही है जिनमें इसने ये एग्रीमेंट किया है, ऑफिशियल एग्रीमेंट, और इस मीटिंग के दौरान में देखे 2 घंटे के दौरान इसने 5-6 गिलास पी लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आदत है इसकी, और 5-6 गिलास से इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्रोमाइज डिस्टर्ब नहीं होती। इसका मतलब इस वक्त पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं था। बाहर आ चले, उसके बाद उनकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इसकी तरफ चले। लेकिन ये यूजुअली साउंड और यूजुअली अनसाउंड माइंड में बर्डन ऑफ प्रूफ पता चल गया, केसेस कैसे डिफरेंट है। क्लियर? आगे चलते हैं। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये वो लोग हैं जो लॉ ने स्पेसिफिकली लिख दिया कि ये डिस्क्वालिफाइड है। हाँ जी, अब इनमें भी देखें, अब डिस्क्वालिफाइड में सिंपल रूल, आपको पता लॉ कभी सिंपल रूल नहीं बताता कि इसके साथ एग्रीमेंट हमेशा वाइड नहीं, वो उसमें से रास्ते निकालता है। ये सिचुएशन होगी तो ये रूल है, ये सिचुएशन होगी तो ये रूल है। उसी तरह एलियन एनिमी। अच्छा, एलियन किसको कहते हैं वाला? नहीं, खलाई मखलूक को। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एलियन किसको कहते हैं? फॉरेनर को, जो किसी दूसरे मुल्क का सिटीजन हो। जैसे हम पाकिस्तान है तो अफगानिस्तान के जो सिटीजन हैं वो क्या हैं हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एलियन। क्या एलियन के साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता, कोई इशू नहीं है, किया जा सकता। एलियन एनिमी कौन है? वो फॉरेनर जिसके साथ हमारे मुल्क की लड़ाई चल रही, एट वार, जंग हो। अच्छा, इंडिया के साथ इस वक्त हमारी जंग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। वो इंडियंस अगर कभी हो तो उस वक्त वो एलियन एनिमी होगा। अभी कौन है? एलियन। सिर्फ अभी किसी इंडियन के साथ हम एग्रीमेंट करना चाहें कर सकते हैं, वो एलियन है। लेकिन अगर एट वार हो जाए, दोनों कंट्रीज एट वार हैं, तो फिर एलियन एनिमी होगा। लॉ ये कहता है आप एलियन के साथ एग्रीमेंट तो कर सकते हैं, एलियन एनिमी के साथ एग्रीमेंट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, अगर एग्रीमेंट पहले किए गए हैं और जंग बाद में छिड़ी है, अब क्या होगा? लॉ कहता है वो एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाएंगे, जब तक खत्म नहीं, सस्पेंड हो जाएंगे जब तक जंग खत्म नहीं होती। जंग खत्म होने के बाद देखा जाएगा, अगर वो रिवाइव हो सकते हैं तो रिवाइव कर लिए जाएंगे, वरना खत्म। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें टाइम क्रिटिकल होता है, जो एक मखसूस मुद्दत के अंदर परफॉर्म करना जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर उस मुद्दत के दौरान में जंग छिड़ गई, ठीक है, और वो परफॉर्म नहीं हो सका तो वो एग्रीमेंट वाइड। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट्स जिनमें टाइम क्रूशियल नहीं है, वो जंग खत्म होने के बाद भी परफॉर्म हो सकते हैं, तो बाद में रिज्यूम हो जाएंगे। एलियन एनिमी क्लियर? फिर फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर कौन है? जो गैर मुल्की सिफारतकार होते हैं। जैसे वो आपको याद है रेमंड डेविस? नहीं याद आपको रेमंड डेविस? चले खैर कोई बात। चलिए, फॉरेन सॉवरेन जो होते हैं उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल होता है। वो पाकिस्तान में अगर रह के कोई बड़ा जुर्म भी करते हैं ना, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा नापसंदीदा शख्सियत करार दे के मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके खिलाफ नॉर्मली लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? उन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल होता है। तो ये इम्यूनिटी बिल्कुल। तो सॉवरेन और एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों यानी मकामी लोगों के खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन मकामी लोग इनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते जब तक ये खुद ना कह दे ठीक है हम तैयार हैं, ठीक है आप हमारे खिलाफ केस, हम इजाजत देते हैं। यानी अगर इनके खिलाफ केस फाइल करना है ना, इनकी इजाजत से करना होगा, और जाहिर है ये इजाजत थोड़ी देंगे। ठीक है, ये फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर्स। फिर इसके बाद कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स किसे कहते हैं? जो जेल में मौजूद है। जो बंदा जेल में मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जो उसके पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, दूसरों को सू नहीं कर सकता, उनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। हां, अगर कभी वो रिहा हो जाए, या तो उसकी सजा खत्म हो जाए, या सम टाइम आपको पता है पैरोल पे रिहाई मिल जाती होती है 1-2 दिन के। हाँ जी बिल्कुल, जैसे अगर कोई जेल में हो और उसके फैमिली मेंबर की खुदा ना डेथ हो जाए तो उसको जनाजे में शिरकत के लिए 1-2 दिन के लिए रिहाई मिल जाती है। तो अगर पैरोल पे रिहाई मिल गई उसको, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, वरना जब तक जेल में है
कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और नेक्स्ट इंसॉल्वेंट की डिस्कशन अभी हो गई कि इंसॉल्वेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये एग्रीमेंट इसने नहीं करना, इसके बिहाफ पे लिक्विडेटर ने करना है। शाबाश जी, ये थे आज के कंसेप्ट्स। क्लियर हुए? जरा क्विक रिवीजन करते हैं। हमने ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें पढ़ा पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इसमें हमने सीखा 3 तरह के लोग, ये लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसमें माइनर हम कल पढ़ लिया था हमने। आज हमने पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पढ़ा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में बताइए अनसाउंड माइंड के 3 टाइप्स कौन सी है? स्पेसिफिक पर्सन, लुनैटिक, और वो जो नॉर्मली साउंड माइंड है। स्पेसिफिक पर्सन कौन है? हमेशा के लिए जो पागल है, इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे वाइड अगेंस्ट हिम। और अगर इसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करें तो आप रिकवरी कर सकते हैं रीजनेबल प्राइस। ठीक है। फिर इसके बाद पर्सन जो कि नॉर्मली अनसाउंड माइंड का है, कभी कभार साउंड माइंड, इसके साथ अगर एग्रीमेंट करें तो उसका स्टेटस क्या होगा? अगर साउंड माइंड के साथ किया तो वैलिड, अनसाउंड माइंड के साथ किया तो वाइड। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट जज के सामने पहुंचा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा रहा है, यानी जो ये कह रहा है कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साउंड माइंड का था, क्योंकि लॉ बेसिक अजम्पशन क्या लेगा कि अनसाउंड माइंड है। तो जिसने इन्फोर्स करवाना है कॉन्ट्रैक्ट वो इसको प्रूव करेगा कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये पार्टी साउंड माइंड की थी। इसी तरह तीसरा केस, जो पर्सन नॉर्मली साउंड माइंड और कभी कभार अनसाउंड माइंड होता है, उसके साथ एग्रीमेंट करे। बेसिक रूल वही है कि अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड। लेकिन जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में जाएगा, ठीक है, तो लॉ क्या एज्यूम करेगा, जज क्या एज्यूम करेगा कि ये चूंकि नॉर्मली साउंड माइंड है, तो वो कहेगा जी एग्रीमेंट हुआ जिस वक्त, उस वक्त एज्यूम किया जाएगा ये पार्टी साउंड माइंड की थी। अब जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, रिसेंड करना है, अवॉइड करना है, वो साबित करेगा कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड था। ये हो गया हमारा साउंड अनसाउंड माइंड वाला कंसेप्ट। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने कितने परसेंट डिस्कस किए? सबसे एलियन एनिमी। एलियन एनिमी होता कौन है? ऐसा फॉरेनर जिसके साथ जंग छिड़ी है। एलियन एनिमी के साथ एग्रीमेंट करें, न्यू एग्रीमेंट करेंगे वाइड, वार के दौरान, और अगर पुराने एग्रीमेंट है सस्पेंड कर देंगे तो वार के बाद रिज्यूम होंगे। फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, गैर मुल्की सफारतकार, ये एग्रीमेंट कर सकते हैं और दूसरों के खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग इनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते जब तक ये खुद इजाजत ना दे। कन्विक्ट, जो जेल में है मुजरिम, जब तक वो कन्विक्टेड है, इम्प्रिजनमेंट में है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो जेल से बाहर निकल आया तो उस वक्त वो एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट कर सकता है। और इंसॉल्वेंट पर्सन प्रॉपर्टी को सेल करने का अपना एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी पावर्स इसके लिक्विडेटर के पास चली गई। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए वन बाय वन। जी, सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, हाँ जी, एक ही चीज है। बाजू का ऐसा होता है, असल में एम्बेसडर परमानेंटली हमारे मुल्क में होते हैं। सॉवरेन बाजू का जैसे कोई कतरी शहजादा आ गया, ठीक है, तो उसको भी इम्यूनिटी हासिल होगी। जी जी जी, पूछिए जी भाई, पूछिए क्या क्वेश्चन। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने इजाजत दे दी कि अगर कोई इम्प्रिजनमेंट में है लेकिन पेरोल पे उसको रिहाई मिलती है, वो एग्रीमेंट कर सकता है। लॉ ने उसको इजाजत दे दी। ठीक है, ये बात ठीक है कि अभी तक वो उस जुर्म के अंडर ही है, मुजरिम है, और बाद में दोबारा वापस जेल में जा सकता है, लेकिन लॉ ने उसे इजाजत दे दी, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते। जी, अच्छा, इसमें हो सकता है मजीद एक्सेप्शंस हो, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे। और की क्वेश्चन जी, इंसॉल्वेंट वाली। अच्छा, इंसॉल्वेंट वाली दोबारा सुन लें। इंसॉल्वेंट पर्सन होता कौन है? जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है ना, कोर्ट उसे कह देती है कि आप इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट बंदे ने ना कोर्ट के पास जाके उसे ऑर्डर लेना होता है कि सर आप डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। इसलिए कि जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है ना, तो उसको इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। इंसॉल्वेंट बंदे को नुकसान क्या है? वो आगे मजीद कोई सेल परचेज बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह नहीं कर सकता, उसकी जगह पे लिक्विडेटर करेगा। इसका फायदा क्या होता है कि अब क्रेडिटर इसको आके नहीं तंग करेंगे। जो भी क्रेडिटर से पैसे लेने के लिए आएगा, कहेगा देखिए मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, मैं तो इंसॉल्वेंट हूं, आपने जो भी लेना देना है ना, आप लिक्विडेटर के पास आए। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो अब फर्दर वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकता। उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसके अपने नाम पे चाहे क्यों ना हो,
वो ऑफिशियल लिक्विडेटर ही डील करेगा, उसको सेल करके उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। और कोई क्वेश्चन? जी, पर्सन के केस में कोई कोर्ट वगैरह किसी को साइन कर सकती है गार्डियन? स्पेसिफिक पर्सन के केस में क्या किसी को गार्डियन असाइन किया जा सकता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं, मुझे नहीं, हमारे सिलेबस में मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जाहिर है हम सिर्फ अपने बिजनेस के हवाले से ला पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं। और कोई क्वेश्चन? इसका गार्डियन नहीं होता पॉइंट। बुक में भी लिखा हुआ है कि जो स्पेसिफिक पर्सन वो है जो कि बाय बर्थ से जो अनसाउंड माइंड है। जी जी, मगर कुछ लोग बाय बर्थ ठीक होते हैं मगर बाद में परमानेंटली अनसाउंड हो जाते हैं, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? अच्छा, उन्होंने कहा कि जी बुक में लिखा हुआ बाय बर्थ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है बाय बर्थ कोई बंदा ठीक है, बाद में किसी इशू की वजह से वो परमानेंटली डिसेबल हो। देखिए लॉ में फिर उसको भी इसी स्पेसिफिक पर्सन की डेफिनेशन में ही लिया जाएगा, जो कि हमेशा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, उसे भी स्पेसिफिक पर्सन ही डील किया जाएगा। जी, यूजली साउंड या यूजली अनसाउंड इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन आप इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मैं अपने आप को शायद इस कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, अब कोई दूसरा पर्सन इस कैटेगरी में है, तो अगर उसका साउंड माइंड है टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट, जब वो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड का है। लेकिन याद रखिए मुझे फिर ये इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मैं जब उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं ना उसकी वीडियो बना के रखूं, क्योंकि कल कल आपको मुझे पता है कि ये तो नॉर्मली अनसाउंड माइंड का है, ये तो मुकर जाएगा, तो मेरे लिए प्रूव करना मुश्किल होगा। तो मैं कल को जब अगर केस कोर्ट में जाता है तो मैं प्रूव कर सकूं कि सर देखिए एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साउंड माइंड था। जी बिल्कुल, जो अगर कन्विक्टेड है, अगर वो पैरोल पे उसको रिहाई मिलती है तो वो बाहर आके नए एग्रीमेंट भी कर सकता है और अपने पुराने एग्रीमेंट्स पे कोई एक्शन लेना हो, केस फाइल करना, वो भी कर सकता है। और जी सर, अगर कि दो मुल्क के दरमियान जंग हो रही है और वो जंग के दौरान ये फैसला करने को जंग का ब्लॉक देते हैं, तो वो जो सुलह का एग्रीमेंट होता है वो वैसे हो गया नहीं, हालांकि वो तो है हमारा दुश्मन और हमसे जंग नहीं होती। देखिए, ये जो अगर दो कंट्रीज की आपस में जंग होती है और उनका सुलह का एग्रीमेंट होता है ना, वो मेरा हाल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है वो हमारे स्कोप से बाहर है। इसके ऊपर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। मेरा हाल है कुछ ना कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इंटरनेशनल गारंटर्स वगैरह होते हैं, हाँ, थर्ड पार्टीज होती हैं, वो इंश्योर करती हैं। जी, और की क्वेश्चन? गवर्नमेंट मेरा हाल है लेके जाना चाहे तो इन्वेस्टर्स वगैरह को लेके जा सकती है शायद। और की क्वेश्चन? जी, अगर वो बंदा कॉमे में है तो डेफिनेटली वो अनसाउंड माइंड, हाँ अनसाउंड, यूजुअली अनसाउंड माइंड में आएगा, बिल्कुल। अच्छा, बाज़ का डॉक्टर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, अगर कोई बंदा कोमे में हो ना तो डॉक्टर उसका कोई उठा लगा लेंगे और कहेंगे देखे सर ये थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए होश में आया था, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गया है, तो ये देख, तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जाहिर है फिर इसको प्रूव करना पड़ेगा। चलिए, अब आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इनसे रिलेटेड पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आई की बुक में जो इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी? पॉज कीजिएगा मेरा, ठीक है। चलिए, कुछ पास्ट पेपर्स के और आई की एग्जांपल्स के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप? बुक्स वगैरह बंद कर दीजिए, बुक्स वगैरह बंद कर दें, अब सिर्फ आपके कंसेप्ट का इम्तिहान है। जी, पहला क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट पार्ट्स है। कमेंट ऑन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड विद माइनर। अच्छा, कल हमने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की थी क्वेश्चंस की, तो इसलिए आज की डिस्कशन में मैंने कल वाला कंसेप्ट भी इंक्लूड कर दिया है। माइनर के साथ सारे एग्रीमेंट हुए, हमने एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। दाऊद ए माइनर मॉर्गेज हिज हाउस इन फेवर ऑफ मोहसिन टू सिक्योर ए लोन ऑफ ₹20,000। दाऊद रिसीव द अमाउंट, माइनर ने पैसे रिसीव भी कर लिए और एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट किया जिसमें अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी उसने। मोहसिन फाइल्ड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। दाऊद ने डिफॉल्ट किया, मोहसिन ने केस फाइल किया, प्रॉपर्टी केस फाइल किया उसे लोन की अमाउंट रिकवर करवाने के लिए। क्या लोन की अमाउंट रिकवर करवाई जा सकती है? नहीं करवाई जा सकती। हमने स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ी है कि एग्रीमेंट इज वाइड अगेंस्ट माइनर। शाबाश। बी, जी हाँ, अगर 20,000 उसकी नेसेसिटी के लिए होता तो फिर रीजनेबल प्राइस रिकवर करवाई जा सकती है और उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है, तो इसका मतलब है रीजनेबल प्राइस रिकवर करवाई जा सकती है। नेसेसिटी वाला केस होता शाबाश, तो उस सूरत में ये रिकवरी पॉसिबल थे, ठीक है। इसके साथ लिख देना नेसेसिटी वाला पॉइंट। आगे चलते हैं, बी, जी जी। इसमें रेलिवेंट देखें, इसमें रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या आएगी?
सिंपल। एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम। अच्छा आगे चल के बी सी डी मुझे नहीं पता, लेकिन आगे चल के अगर हर पार्ट की अलग-अलग लीगल प्रोविजन है तो हम हर पार्ट की अलग लीगल प्रोविजन लिखेंगे और उसका डिसीजन लिखेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आगे चल के सारे पार्ट की लीगल प्रोविजन एक ही है तो क्या एग्जाम में मैं हर सब पार्ट के साथ अलग लीगल प्रोविजन लिखूं? नहीं, मैं एक ही दफा ऊपर लीगल प्रोविजन लिखूंगा कॉमन और नीचे डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में ए बी सी डी करके सिर्फ डिसीजन वगैरह दे रहा हूँ, लीगल प्रोविजन को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। यानी क्वेश्चन क्या था कि अगर एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा पार्ट्स हैं तो क्या हमने हर पार्ट की अलग लीगल प्रोविजन और बेसिस ऑफ डिसीजन वगैरह लिखने हैं? इसका जवाब है अगर तो हर पार्ट की लीगल प्रोविजन अलग है, डिफरेंट है, तो आप अलग लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों पार्ट एक ही लीगल प्रोविजन से रिलेट कर रहे हैं तो डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं, एक दफा इकट्ठी कॉमन लीगल प्रोविजन लिखते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन दोनों पार्ट्स के अलग लिखते हैं। आगे चलते हैं बी। मोमिन ए माइनर फ्रॉडुलेंटली शोज दैट ही इज ऑफ फुल एज। फुल एज का मतलब है कि वो मेजर है। मोमिन फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या है? असल में वो मेजर नहीं है लेकिन उसने अपने आप को माइनर मेजर रिप्रेजेंट किया। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद नूर टू सेल हिज हाउस। नूर के साथ अपना घर बेचने का एग्रीमेंट किया। बाद में क्या हुआ? मोमिन रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही इज ए माइनर। बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा कि नहीं? नहीं होगा। रीजन क्या है? हाँ जी, रूल ऑफ एस्टॉपेल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। अब बताइए दोनों की लीगल प्रोविजन सेम है कि डिफरेंट? तो बताइए इसकी लैदा और इसकी लैदा लिखेंगे ना लीगल प्रोविजन, बिल्कुल। बी में कोई इशू? नेक्स्ट सी। मारिया ए माइनर बोरोड सम मनी एंड रोट ए प्रो नोट होता है प्रोमिसरी नोट, यानी लिख देना कि मैं आपको इतने दिन के बाद पैसे अदा करूंगा। माइनर ने, गौर से देखिएगा, माइनर ने पैसे बारो किए जब वो माइनर था और प्रो नोट वादा किया फॉर इट कि मैं आपको पे कर दूंगा ऑन। अच्छा ये एग्रीमेंट बताइए वैलिड है कि वॉइड है? यहां तक वॉइड है। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी मारिया रोट ए सेकंड प्रो नोट टू सेटल द फर्स्ट नोट। मेजोरिटी पे उसने दोबारा प्रोमिसरी नोट दिया। हाँ, तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। क्यों? रेटिफिकेशन, माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज एक्ट्स। ठीक है, जो ड्यूरिंग एज ऑफ मिनोरिटी एग्रीमेंट किए गए हो, माइनर उनको रेटिफाई नहीं कर सकता। तो हालांकि दूसरा प्रोमिसरी नोट उसमें लिखा गया जब वो मेजर था, लेकिन चूंकि वो पिछले वाले एग्रीमेंट की रेटिफिकेशन है, पिछले वाले एग्रीमेंट की जगह पे लिखा गया है, तो पिछला एग्रीमेंट वाइड तो रेटिफिकेशन भी वाइड। डी मरियम ए माइनर बायज मेडिसिन फ्रॉम जैन। अच्छा नेचर बताइए, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं? अच्छा एग्जाम में भी इसी तरह आपने डिसीजन कर लेना। फ्रॉम जैन मरियम हैज नो प्रॉपर्टी। अच्छा जैन रिकवर कर सकता था रीजनेबल प्राइस क्योंकि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थे, अगर प्रॉपर्टी होती तो। अगर यहां पे चूंकि प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए रिकवरी नहीं हो सकती। क्या मरियम को इंस्टॉलमेंट करार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। माइनर को इंस्टॉलमेंट करार नहीं दिया जा सकता, हमने पढ़ा। हुसैन एजेड 16, ये एज क्यों बताया उसने? माइनर बताने के लिए। एंड बुरहान एजेड 26, मेजर। जॉइंटली एग्री टू पे सर्टेन अमाउंट एंड एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड। हाँ, बुरहान अडल्ट लायबल है, माइनर लायबल नहीं है। अच्छा अब देखें, ये दोनों पार्टीज हुसैन और बुरहान एक साइड पे हैं, यानी जिन्होंने पैसे देने हैं, जिन्होंने रिसीव करने हैं वो लोग दूसरी साइड पे हैं, ये एक साइड पे है। इनको हाँ लॉ क्या नाम देता है? जॉइंट। ये जॉइंट प्रोमिसर का लफ्ज ज़हन में रखिएगा, आगे चल के एक चैप्टर में यूज करना है मैंने बार बार कि जॉइंट प्रोमिसर। ये ना जॉइंट प्रोमिसर में आप कहें सर हुसैन ने बुरहान को पैसे देने थे, नहीं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के एक तरफ है। ठीक है, जॉइंट प्रोमिसर है। और जो कॉन्ट्रैक्ट के दूसरी तरफ बंदा होगा, अगर सिंगल होगा तो हम उसे कहेंगे प्रोमिसी, और अगर वो एक से ज्यादा तो उसे भी जॉइंट प्रोमिसी कहेंगे। ये क्लियर जी? हाँ हुसैन, बिल्कुल हुसैन ने 1 रुपया भी नहीं देना, हुसैन ने 1 रुपया भी अदा नहीं करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7। अच्छा ये केस स्टडी है 5 पेपर की, अटेंटिव होके सुनिएगा और हम साथ साथ एनालिसिस करते जाएंगे इसका। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। शुएब एजेड 15, माइनर, शाबाश। इज द सन ऑफ ए बिलियनियर बिजनेसमैन इजाज मुंसिफ। ठीक है, उसका बेटा है, ये उसका पेरेंट। अच्छा बताइए यहां पे रुक के, पेरेंट के एग्रीमेंट इसके बेस में इन्फोर्स किया जा सकता है अगर आप ऊपर तक रहते हैं लीगल प्रोविजन के, एक्सेप्शन के अंदर नहीं घुसते अभी।
हाँ, अगर वो उसके बेनिफिट के लिए होगा फिर किया जा सकता है। और शुएब अगर कोई एग्रीमेंट करता है इजाज के बिहाफ पे एज एजेंट करेगा तो वरना नहीं। जनरल रूल यही है, दोनों एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर माइनर एज एजेंट करता है या पेरेंट या गार्डियन फॉर दी बेनिफिट करता है तो वो इन्फोर्स करवाया जा सकता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलें। Last month, Shoaib drove his father's 2018 model BMW to a vintage car exhibition arranged by Volkswagen Wagon Club of Pakistan. एक क्लब में गया BMW लेके। At the exhibition, he saw a vintage Mercedes. उसे Mercedes Benz and entered into a contract with the seller for the purchase of the car. और सेलर के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया फॉर द परचेज ऑफ कार। क्या ये एग्रीमेंट वो अपने फादर के एज एजेंट कर रहा है? क्या उसका फादर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है? नहीं। अच्छा, क्या इस एग्रीमेंट करने में माइनर का कसूर है? नहीं, माइनर का कसूर नहीं है। माइनर आपको पता है हमेशा लॉ से प्रोटेक्ट करता है, कहता है बच्चा इसको क्या समझ है। कसूर किसका है? तो जिस बंदे ने एग्रीमेंट किया है, सेलर ने, उसका कसूर है कि उसने लॉ पढ़े बगैर माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया। क्योंकि जिसने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ये पक्की बात उसने लॉ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उसे पता है इसमें माइनर बच जाएगा। आगे कह रहे हैं द सेलर नोइंग इजाज मुंसिफ स्टेटस, उसे पता था बिलियनर का बेटा है, डिलीवर्ड द कार टू शुएब एट हिज हाउस, उसने शुएब के घर में गाड़ी पहुंचा दी। द सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट फॉर द कार बट शुएब रिफ्यूज्ड टू पे। यही करना था, शुएब ने तो बड़ा हुआ था। The seller is now requesting for full payment by Ijaz Munsif. Discuss whether the seller would succeed in recovering the payment from Shoaib. अच्छा, इजाज मुंसिफ से रिकवरी करवा सकता है? वो तो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सिर्फ पेरेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे के हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होंगे, वो नहीं है, अनलेस कि वो एज एजेंट कर रहा होता, जो कि क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि एज एजेंट नहीं कर रहा। इजाज मुंसिफ क्लियर। दूसरा, शुएब से रिकवरी की जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट माइनर वाइड, पैसों की रिकवरी नहीं की जा सकती। हाँ, अब आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे, पैसों की रिकवरी तो नहीं की जा सकती। अब क्या सेलर अपनी गाड़ी वापस ले सकता है? आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ माइनर से ले सकता है। तो ये चूंकि जो उसके पास गाड़ी है, ठीक है, ये सेलर की है। आप इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। एक ये कि गाड़ी सेलर की थी, अब वो अपनी गाड़ी वापस ले रहा क्योंकि एग्रीमेंट वर्ड, और दूसरा ये कि उसने पैसे लेने थे लेकिन, और लीगल अमाउंट रिकवरेबल थी, लेकिन चूंकि अब वो उसे पैसे लीगली रिकवर नहीं करवा सकता, तो जो उसकी प्रॉपर्टी जितनी है वो उतनी रिकवर करवा सकता है। लॉ ने इस चीज की इजाजत दी है जी। हाँ, नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ये गाड़ी बेसिकली उसकी रिलेट कर, उसकी अपनी है ना, तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है। ये लॉ ने इसलिए प्रोविजन रखी है कि माइनर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसे फ्रॉड करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक और केस की एग्जांपल सुने, फिर ये समझ आएगा कि ये कार वापस क्यों ले रहा है। एक बंदे ने 1 लाख रुपया उधार दिया माइनर को, माइनर ने उसमें से याशी की घूम फिर के आया 60,000 रुपया खर्च कर लिया। क्या जिस बंदे ने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ, लोन एग्रीमेंट, ये लोन एग्रीमेंट माइनर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, इसका मतलब है ये एग्रीमेंट वाइड, खत्म। क्या अब वो माइनर से पैसे रिकवर करवा सकता है? 1 लाख नहीं करवा, 40,000 करवा सकता है। 40,000 क्यों करवा सकता है? वो उसके अपने पैसे थे, वो उसे रिकवर करवा रहा है। एग्जैक्टली यही स्टेटस यहाँ पे है जी। अगर फर्ज कीजिए वो सारे के सारे पैसे खर्च कर चुका था 1 लाख, फिर वो 1 रुपया भी रिकवर नहीं करवा पाता। अगर इस केस में जो माइनर है वो इस गाड़ी को बेच के सारे पैसे खर्च कर देता, तो फिर ये जो सेलर है 1 रुपया भी रिकवर नहीं करवा पाता। लेकिन अब देखें, मैं ठहरे, एग्रीमेंट वाइड है, सेलर और क्या नाम, शुएब, एग्रीमेंट वाइड, इसे एग्री करते हैं, सेल का एग्रीमेंट वाइड है, तो वो गाड़ी किसकी है? सेलर, और वो वही उसको वापस लेके जा रहा है। तो गाड़ी वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल गाड़ी वापस आनी चाहिए, लेकिन उसको जितना अर्सा इस्तेमाल किया उसका कोई डैमेज हो जाए तो उसकी सेलर की, माइनर लायबल नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8, कमेंट ऑन एनफोर्सबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड विद पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। पहला, सलीम एग्रीड टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 मिलियन फॉर ₹12 मिलियन। हिज मदर प्रूव्ड, अच्छा यहां तक मुझे बताइए, अगर केस यहां तक होता कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता ना। हिज मदर प्रूव्ड दैट ही वाज एन इडियट बाय बर्थ। इडियट मींस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय बर्थ। एग्रीमेंट वैलिड है?
वॉइड है, एग्रीमेंट इनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। क्लियर? स्पेसिफिक पर्पस के साथ जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड है। बी, ए पेशेंट इन ए लुनेटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, इसके साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है। जब वो साउंड माइंड होगा तब एग्रीमेंट किया जा सकता है, जब अनसाउंड नहीं। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा इसके बाद एग्रीमेंट करेंगे? एक मिनट है, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है बर्डन ऑफ प्रूफ पर्सन इनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा, और कितनों का ख्याल है कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करना चाहता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा? भाई जो, अच्छा, और बाकियों का क्या ख्याल है? ऐसे ओपिनियन तो दिया करें ना। तो बिल्कुल ठीक, ये जो इसको इन्फोर्स करवाना चाहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर होगा, क्योंकि लॉ इसको नॉर्मली कहेगा अनसाउंड माइंड का। सी, ए सेम जो अक्लमंद आदमी है, who is so delirious from fever, जो बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा है, और who is so drunk, या इतना नशे में है, that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment to its effect on his interest। बताइए, ये सेम मैन, इसके साथ एग्रीमेंट अगर एट टाइम ऑफ अनसाउंड माइंड किया गया है तो वाइड, और अगर एट टाइम साउंड माइंड किया गया है, और अगर एग्रीमेंट किया जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो अवॉइड करना चाहता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि साबित करेगा मैं अनसाउंड माइंड था। क्लियर होगी तीनों एग्जांपल? एक एग्जांपल थी स्पेसिफिक पर्सन की, एक लुनेटिक पर्सन की, और एक यूजुअली साउंड माइंड की। नेक्स्ट, कमेंट ऑन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड विद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की बेस पे क्वेश्चन उसने बनाया। इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम, अच्छा ये ना एग्जांपल नंबर शायद वो गलत है, 23-24 है, ठीक है, ये 53-54 एग्जांपल नंबर नहीं है, ये जो यहां पे एग्जांपल नंबर लिखे हुए हैं 18 to 24 वो। भारत, अच्छा, इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्रा, ए सिटीजन ऑफ कंट्री एट वॉर विद पाकिस्तान। एग्रीमेंट एलियन एनिमी के साथ है, वॉइड, ठीक है। अच्छा, ये जन देखेंगे हम, सिर्फ ये नहीं कह रहे वैलिडिटी ऑफ वाइड, उसका स्टेटस भी बता रहे हैं क्योंकि लीगल प्रोविजन लिखने के लिए रेलेवेंट है। एमिली, ए डिप्लोमेट, गॉट ए हाउस ऑन रेंट फ्रॉम मोमिन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री टू विच शी बिलोंग्स। ठीक है, डिप्लोमेट क्या है? एम्बेसडर वगैरह। मोमिन सूड फॉर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ रेंट, मोमिन कामयाब होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एम्बेसडर्स के खिलाफ केस फाइल नहीं किया जा सकता। C, Wajid during imprisonment enters into an agreement with Sajid to sell his land. During imprisonment कोई agreement नहीं कर सकता, void है, disability. Sajid an insolvent promises to sell his car to Babar. Insolvent person अपनी property sell नहीं करता। चले बस ठीक, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।